नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट पर एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रतिक्रिया देते हुए जांच के तरीके पर चिंता जताई है। मीडिया रिपोर्ट में आए एक बयान में पायलट एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि जांच में योग्य लोगों को शामिल नहीं किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन सैम थॉमस ने बयान में कहा कि हमें लगता है कि ये जांच पायलटों को दोषी मानकर की जा रही है और हम इस सोच पर आपत्ति जताते हैं। बता दें कि विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ करते ही कुछ सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। रिपोर्ट में विमान के दोनों पायलटों के बीच हुई बातचीत भी सामने आई है। जैसे ही इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई, इंजन 1 और इंजन 2 की स्पीड टेक ऑफ लेवल से कम होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे की रिपोर्ट में पायलटों की रिकॉर्डिंग को लेकर एक नया एंगल सामने आया है। इस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन देख रहा था। पायलट्स तो बेचारे अब दुनिया में आएंगे नहीं और आकर अब नहीं कहेंगे कि मेरा नाम घसीटकर नाइंसाफी कर रहे हो। क्या तकनीकी खराबी के कारण ये ऑटो स्विच ऑफ हुआ, लेकिन कौन पूछेगा, जाने चली गई। अहमदाबाद में हुए बेहद भयावह विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट कहती है कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में बदल गए और इस वजह से यह विमान दुर्घटना हुई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच रिपोर्ट ने कई बातें साफ कर दी हैं। जांच रिपोर्ट बताती है कि विमान हादसे के पीछे आखिर क्या वजह थी। यह हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में हुआ था और इसमें प्लेन में सवार सिर्फ एक शख्स के अलावा अन्य सभी 241 लोगों की मौत हो गई थी। विमान हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। AAIB की जांच रिपोर्ट कहती है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे से यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि उसने फ्यूल क्यों बंद कर दिया, जबकि दूसरा पायलट इसके जवाब में कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। एयर इंडिया विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने रिपोर्ट पर कहा कि रिपोर्ट अभी शुरुआती है, इसलिए जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि हमें अभी कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट और क्रू हैं। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। वे हमारी सिविल एविएशन की रीढ़ की हड्डी हैं। हम उनकी भलाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। राम मोहन नायडू ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मैं सचमुच मानता हूं कि हमारे पास पायलटों और क्रू मेंबर्स के मामले में पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत वर्क फोर्स है। मुख्य न्यायाधीश PR गवई ने शनिवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है और इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक CJI गवई ने नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों को सलाह दी कि वे छात्रवृत्ति पर विदेश जाकर पढ़ाई करें, न कि परिवार पर इसका बोझ डालें। CJI ने कहा कि न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा देश और न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है। मुकदमों में कभी कभी दशकों तक देरी होती है। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में वर्षों जेल में बिताने के बाद निर्दोष पाया गया है। हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके समाधान में हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं मदद कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने की दुकानों और ढाबों को अपने मालिकों की जानकारी QR कोड के जरिए प्रदर्शित करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता प्रोफेसर अपूर्वानंद ने दावा किया है कि इस निर्देश का मकसद धार्मिक आधार पर दुकानदारों की प्रोफाइलिंग करना है, जो पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ है। याचिका में तर्क दिया गया है कि QR कोड प्रदर्शन का यह आदेश दुकानदारों और कर्मचारियों की पहचान को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर करता है। यह गोपनीयता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत समानता, गैर भेदभाव और जीवन की गरिमा जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
याचिकाकर्ता ने इस निर्देश को रद्द करने और सभी संबंधित आदेशों पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के इसी तरह के निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की गई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों की कथित अवैध हिरासत के मामले में दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या इन श्रमिकों को हिरासत में लिया गया है। याचिकाकर्ताओं, जो कथित तौर पर हिरासत में लिए गए लोगों के रिश्तेदार हैं, ने इन श्रमिकों की रिहाई और कोर्ट के समक्ष उनकी पेशी की मांग की। दोनों याचिकाओं में दावा किया गया है कि स्वीटी बीबी, कुर्बान शेख, उनके नाबालिग बेटे सोनाली खातून, तानिश और उनके नाबालिग पोते को दिल्ली में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों को बिना उनकी पहचान की जांच किए बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में लिया गया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि क्या इन लोगों को हिरासत में लेने के आधारों की जानकारी दी गई थी और क्या उनकी हिरासत किसी पुलिस जांच या सरकारी कार्रवाई से संबंधित है। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच इस मामले में किसी कम्युनिकेशन की जानकारी भी मांगी है। बिहार में चल रही स्पेशल वोटर लिस्ट जांच के तहत फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख से पहले अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक लगभग 74% वोटरों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। बिहार में कुल लगभग 7.90 करोड़ वोटर हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में बूथ स्तर के अधिकारी लोगों के घर घर जाकर फॉर्म भरवाने और जमा करने में मदद कर रहे हैं। अब तक जो फॉर्म जमा हुए हैं उनमें से 3.73 करोड़ फॉर्म्स को डिजिटाइज कर लिया गया है और ये फॉर्म सिस्टम पर अपलोड भी हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि उसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिससे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और उनके सहायक अधिकारी फॉर्म की जांच और पुष्टि ऑनलाइन कर सकें। चुनाव आयोग देश भर में बिहार जैसी वोटर लिस्ट जांच शुरू करने की तैयारी में है। देश भर में बिहार जैसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग अगस्त से पूरे देश में यह प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को अनौपचारिक रूप से बता दिया है कि उन्हें इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब कई राज्यों के सीईओ अपने वेबसाइट पर पिछली बार जब गहन वोटर लिस्ट संशोधन हुआ था उस साल की वोटर लिस्ट डाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। पार्टी प्रवक्ता राजेश भट्ट ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भट्ट ने इस मामले में पटना के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। लिखित शिकायत के अनुसार टाइगर मेराज EDC नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने जान से मारने की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है। इस बार चर्चा में है जन नेता पप्पू यादव। सवाल उठने लगा कि क्या पप्पू यादव जनसुराज में शामिल होने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने बिहार तक से बात की। दरअसल बीते दिनों एक बड़े पत्रकार ने ट्वीट कर पप्पू यादव को जनसुराज से जोड़ने की बात की थी। इसके बाद ट्विटर पर हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। इस पर जब पप्पू यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं। प्रशांत किशोर पर सबसे अधिक हमला तो हमने ही किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर कांग्रेस कह दे कि भागो तो क्या भाग जाएंगे, जबरदस्ती ताला लगा देगी तो क्या करें। इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी साफ कि अगर महागठबंधन में उन्हें जगह मिलती है तो वह उसी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। शरद पवार की एनसीपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। जयंत पाटिल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं शरद पवार ने अब शशिकांत शिंदे को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है। शशिकांत शिंदे मंगलवार को कार्यभार संभालेंगे। हाल ही में जयंत पाटिल ने पार्टी प्रमुख शरद पवार से मांग की थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त किया जाए। उन्होंने 10 जून को पार्टी की वर्षगांठ पर ही इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी। जयंत पाटिल ने कहा कि पवार साहब ने मुझे बहुत मौके दिए, उन्होंने मुझे 7 साल का कार्यकाल दिया। आखिरकार पार्टी को नए चेहरों को मौका देना ही होगा।
मैं आप सबके सामने निवेदन करूंगा कि आखिरकार पार्टी पवार साहब की ही है, उन्हें इस पर सही फैसला लेना चाहिए। हमें अभी बहुत आगे जाना है। बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट के नए प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे शरद पवार के बेहद भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। शशिकांत शिंदे सतारा के कोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे इस क्षेत्र से 2 बार के विधायक रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.